हिंद साथियों। तो साथियों इस सेशन में मैं पार्ट 3 यानी जो सोशल सर्विस का दोस्तों पार्ट 3 में ले आया हूँ। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा रखा है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है हर पार्ट की सोशल सर्विस की, तो आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ एक बार और कि दोस्तों ये जो सोशल सर्विस का जो मतलब पोर्शन है पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ए में दोस्तों ये 30 नंबर का पूछा जाता है, बी में दोस्तों 35 नंबर का पूछा जाता है और सी सर्टिफिकेट में दोस्तों ये भी कितना 35 नंबर का पूछा जाता है। काफ़ी मतलब लेंथी पार्ट है और बिल्कुल ईजिली पार्ट है। यानी आप क्या देखते हो समाज में और क्या सोचते हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सभी तमाम चीज़ें आपके एक पॉइंट के माध्यम से क्वेश्चन के माध्यम से पुटअप होता है क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पेपर में, और आप मतलब इनको लिख सकते हो। तो दोस्तों उसी कड़ी में दोस्तों हम एक सीरीज तीसरी स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको बताएंगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भ्रष्टाचार क्या है। ध्यान रखना दोस्तों इसमें सभी जो हमने तमाम उन सभी पॉइंटों को क्लियर करते हैं, यानी लंबी वीडियो इसलिए बन पाती ताकि हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि एक शॉर्ट वे में नहीं बताए आपको, शॉर्ट तरीका ना अपनाएं, बिल्कुल एक ओवर पॉइंट ऑफ द व्यू के हिसाब से बताए कि आपको जो भी एग्जाम पूछा जाता है उसे लिंक आप लिख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों क्या है भ्रष्टाचार। आपने सुना होगा कितने जो भारत में करप्ट है ना। भ्रष्टाचार को तो किसे कहते हैं आप अच्छे से बता सकते हो। मतलब जो काला धन छुपाता है, जो चोरा डाकी डालता है, सरकार के पैसों को इधर से उधर करता है। अगर कोई प्लानिंग के तहत यानी प्लान के तहत कोई पॉलिसी के तहत कहीं जो फंड है वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो उसको नेताओं के द्वारा मतलब अपनी जेब में रख लिया जाता है, तो वही होता है भ्रष्टाचार। बट एक सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे कर सकते हैं, तो पैसे या अन्य लालच में आकर अपने मूलभूत कर्तव्यों का भंग कर अपने कर्तव्यों से विपरीत कार्य करना जो देश समाज संविधान की दृष्टि से एक अपराध है, उस अपराध को दोस्तों क्या कहते हैं भ्रष्टाचार कहते हैं। यानी दोस्तों जो हमारे फंडामेंटल राइट है, आपको पता होगा हमारे फंडामेंटल राइट दोस्तों आर्टिकल 51 के तहत हमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस पर भी मैं ट्रिक के साथ वीडियो अपनी कंप्लीट करूँगा एनसीसी की, जो पूछे जाते हैं है ना। यानी जो पैसे व अन्य लालच के आकार में मूलभूत जो कर्तव्य होते हैं उनको भंग करके, यानी उनको हम नहीं मानते उनको तोड़ के, और दोस्तों अपने जो हम अपने माइंड से चीज़ें और समाज को संविधान की दृष्टि में दोस्तों हम अपराध जो भी हम चीज़ करते हैं वो एक अपराध की नज़र में आता है, और वही दोस्तों क्या एक भ्रष्टाचार कहलाता है। आपको पता होगा कि भारत में कितना करप्शन हो रहा है। ऐसे नहीं है कि हर वो सेक्टर में नहीं, लेकिन जहाँ पर इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है दोस्तों वहाँ पर करप्शन होता है। तो ये करप्शन होता है, इसलिए आजकल जो नेता होते हैं कभी करप्शन पर नहीं बोलता है कोई भी। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों भ्रष्टाचार के कारण, यानी जो कौन कौन से ऐसे मतलब रीज़न है जो भ्रष्टाचार के मतलब कारण बनते हैं, जिनके कारण भ्रष्टाचार होता है। पहला तो दोस्तों धन का सम्मान, यानी धन का सम्मान ना करने से, यानी भ्रष्टाचार के कारण कौन कौन से हैं। धन का सम्मान ना करने से दोस्तों ये क्या भ्रष्टाचार होता है, मतलब कहीं भी धन कोई अपना रहा है, किसी का चोरी कर रहा है, ये है। धन कमाने की तृष्णा, तृष्णा का मतलब आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे राजस्थान में हमें पता है कि पानी की कमी है, क्योंकि अगर वर्षा हो रही है, डेजर्ट वही होता है जहाँ डेजर्ट वही चीज़ होती है जहाँ 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, उस क्षेत्र को डेजर्ट कहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो वहाँ के हिरन होते हैं, हिरन दोस्तों कन्फ्यूजन रहते हैं, उन्हें दिखता है एक लालच में, यानी पानी है दूर इलाके में नज़र पड़ती है, तो ऐसे में जब वो जाते हैं तो उन्हें नहीं दिखता है, तो उस क्रिया को तृष्णा कहते हैं, यानी मतलब उन्हें उत्साहित होते हैं उस चीज़ में। तो ऐसी जो व्यक्ति होते हैं भारत में धन कमाने की तृष्णा लगी होती है, एक कह सकते हैं जेलस फील होती रहती है, हाँ तेरे से ज़्यादा पैसे मैं कमाऊँगा। ऐसे में क्या होती है भ्रष्टाचार की ओर हमारा देश बढ़ता रहता है। तीसरा दोस्तों भूखमरी, यानी भूख एवं गरीबी के कारण ही भ्रष्टाचार होते हैं। क्यों, अगर भूख हो गरीबी है तो दोस्तों वो बंदा अपने कुछ खाने पीने के लिए ही तो दोस्तों वो कमाएगा तो दोस्तों चोरी डाका डालेगा, यानी करप्शन करेगा। तो यही होता है ये कारण है जो। तीसरा है दोस्तों प्रभावी कानूनों की कमी, यानी जो भी कानून बनाए गए अपने जो समाज को इम्प्लीमेंट सुधारने के लिए, तो उनमें अगर कमी हो जाए, यानी कमी का मतलब दोस्तों उनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए, तो ऐसे में उनकी कमी हो जाती है, यानी उनको देख रही नहीं दिया जाता है, तो उनके विपरीत लोग क्या दोस्तों भ्रष्टाचार करते हैं, यानी भ्रष्टाचार करप्शन करते हैं, है ना। अगला है बेरोजगारी, मैंने आपको बता दिया। नैतिकता का पतन, यानी जो मोरालिटी है, यानी कोई धर्म के तहत मतलब ये बताया कि एक करप्शन करना यानी पैसा अंधाधुंध मतलब गलत तरीके से हमारा भ्रष्टाचार है, तो हमारा क्या है एक नैतिकता का पतन हो जाता है, यानी एक अनैतिकता जो है इनमोरलिटी वो आ जाती है ना। कठोर कानून का अभाव, यानी कोई जो कानून होते हैं कठोर कानून का उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, वो भी अभाव के कारण भ्रष्टाचार होता है। शासन प्रशासन में व्यवसाय कमी, कई बार जो शासन प्रशासन भी इन चीज़ का ध्यान नहीं देती है, वो सोचती है हो जाएगा बट कोई इम्प्लीमेंट नहीं देता है, तो इन कारणों से दोस्तों क्या भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों अगला कारण है इसका बुद्धिजीवियों का पलायन। अगर मान लीजिए कि कुछ समुदाय एक अच्छा से व्यापार कर रहा है, एक अच्छा बिना भ्रष्टाचार के अपनी नीतियों को पालन कर रहा है, और
सरकार की नीतियों के तहत भी काम कर रहा है। और ऐसे में उस क्षेत्र से बुद्धिजीवी यानी जो पढ़े लिखे व्यक्ति पलायन कर जाए, यानी जो फॉरेन चले गए, कहीं और देश चले गए, तो ऐसे में क्या वो जो समाज है वो एक करप्शन यानी भ्रष्टाचार की ओर चला जाता है। 10वां दोस्तों कारण देखा जाए तो वो है अशिक्षा और गरीबी। अशिक्षा और गरीबी दोस्तों हमें क्या इन चीज़ों में अंतर नहीं कर पाती है। अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो इसके तहत हमें जेल कुछ मतलब ऐसे बाय द लॉ हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मतलब फैक्टर है, इसके रीज़न है जो हमारे करप्शन के होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसका मतलब व्हाट आर द रीजन एरियाज ऑफ करप्शन, यानी कौन कौन से जो क्षेत्रों में करप्शन होता है। तो सबसे पहला तो दोस्तों है पॉलिटिकल क्षेत्र में, दूसरा दोस्तों एजुकेशन क्षेत्र में, तीसरा दोस्तों सेक्टर क्षेत्र में, फोर्थ है दोस्तों धार्मिक यानी रिलीजियस क्षेत्र में, अगला है दोस्तों बिजनेस क्षेत्र में, ये तो तमाम होता है। अगला दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में भी, मतलब इन जगह पर दोस्तों क्या करप्शन हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अगला है दोस्तों जुडिशियल सेक्टर में भी, यानी जो कानून में पैसे दे देते हैं तो ऐसे में उसके मुकदमा कम हो जाता है, उनकी कार्रवाई जल्दी सुनाई दे देती है। तो इन तमाम क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है, करप्शन होता है। मैं इनकी तमाम की ट्रिक लाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको मतलब एक ईजिली आप यहाँ से तो डेफिनेशन मतलब पूरे एनालिसिस तो समझ गए, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से 1 मिनट में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो क्षेत्र कौन कौन से हैं करप्शन के, तो आप आराम से लिख सको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कन्या भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ अ फीमेल फेटिसाइड, है ना। कन्या भ्रूण हत्या आपने सुना होगा। तो ये दोस्तों अगर पूछा एग्जाम में ना, जो बेसिकली जो ये पार्ट होता है ना एक लेंथी पे, मतलब इसमें ना शॉर्ट नोट्स में पूछा है कि नोट्स लिखो कन्या भ्रूण हत्या पर, यानी फीमेल फेटिसाइड पर क्या है नोट्स लिखो। तो मैं उसी के तहत लाया हूँ दोस्तों यहाँ पर। वर्तमान में देश 1000 पुरुषों की सापेक्ष महिलाओं की संख्या मात्र 914 प्रति 1000 पुरुष है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, जो आपने सेक्स रेशो पढ़ा होगा 12th में, क्योंकि मैं उन चीज़ों से अवगत हूँ तो मेरे को अभी तक वो चीज़ें याद है। सेक्स रेशो बेसिकली क्या होता है कि पर 1000 मेल पर जो स्त्री और फीमेल की जो संख्या है उसे क्या सेक्स रेशो कहते हैं, लिंग अनुपात। तो ऐसे में कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारत में जो सेक्स रेशो काफ़ी नीचे जा रहा है, यानी डिक्रीज में जा रहा है महिलाओं के। तो 1000 पुरुषों पर क्या 914 लड़कियां मौजूद है। यानी कितनी लड़कियां कम हो गई दोस्तों, मान लीजिए 86, यानी 86 कन्या कम है। तो ऐसे में 86 जो पुरुष है उनको क्या अगर शादी वाले टाइम उनका उम्र हो जाएगी तो उनको लड़कियां नहीं मिलेगी। तो वर्तमान में अगर देखोगे तो हरियाणा में कितने लोग वहाँ पर कुंवारे हैं। तो काफ़ी मतलब कन्या भ्रूण हत्या के कारण इन चीज़ों को देख सकते हैं। यही चीज़ मैं यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो वर्तमान देश में 1000 पुरुषों की सापेक्ष महिलाओं की जो संख्या है 914 प्रति 1000 पुरुष है। अल्ट्रासाउंड की नई तकनीक में इस समस्याओं और भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हमें पता है कि जो हमारा समाज है एक पैट्रियार्की रूप से देखता है, लेकिन मैं भी दोस्तों एक फेमिनिस्ट हूँ। मतलब ये किस हद तक हूँ ये मैं भी नहीं जानता। फेमिनिस्ट मैं समर्थक हूँ नारीवाद का, बिल्कुल। तो अल्ट्रासाउंड की दोस्तों नई तकनीक के कारण हमें पहले पता चल जाता है कि जो महिला है उसके गर्भ में बच्चा है बच्ची। तो ऐसे में दोस्तों जो कोई भी समाज होता है, मैं बिल्कुल नेगलेक्ट करता हूँ इन चीज़ों को, देखो पर्सनल नहीं जा रहा है ना, तो बिल्कुल मैं तो खिलाफ भी हूँ इनके, ठीक है, जो नेगलेक्ट करते हैं, मतलब जो पैट्रियार्की पर विश्वास करता है। तो दोस्तों ऐसे में जो समाज होता है वो एक पुरुष चाहत चाहता है, यानी बच्चा चाहत करता है, बच्ची नहीं चाहता, यानी लड़का चाहत करता है। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन के द्वारा पहले उसके गर्भ में ये पहचान लिया जाता है कि बच्चा होगा बच्चा, अगर तो बच्ची होगी तो गिरा दिया जाता है, बच्चा होगा तो उसे मतलब क्या पनपने दिया जाता है ना। तो अल्ट्रासाउंड की नई तकनीकें इस समस्या को भी और बढ़ा दिया है, जिसके माध्यम से माता पिता बच्चे के लिंग की पहचान कर पाते हैं और अपनी इच्छा के विरुद्ध लिंग वाले बच्चों को विकसित होने से रोक देते हैं। यानी वही लड़की को रोक देते हैं, अगर लड़की हुई तो उसमें, और लड़का हुआ तो उसे पनपने देते हैं। यद्यपि देश में गर्भवती शिशु के लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया है, फिर भी एक कानून के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 6 लाख बेटियों की गर्भ में ही मौत हो जाती है। लेकिन कानून तो कई बने, इम्प्लीमेंट भी होते हैं, लेकिन क्या फिर भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़, कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं जो बिल्कुल मक्कर हराम जो लोग हैं, मतलब इन चीज़ों को अपने पैसों के लालच के लिए मतलब इन चीज़ों को एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पहले पहचान लेते हैं। और जो रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों प्रतिवर्ष 6 लाख बेटियों को गर्भ में ही मौत दे दी जाती है। तो काफ़ी ये भ्रूण हत्या का कारण है। अगर आप नोट्स में लिखो तो शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कॉजेज ऑफ फीमेल फेटिसाइड है, यानी जो कर्ण भ्रूण हत्या के कारण है क्या, मतलब किन कारणों के कारण जो कर्ण भ्रूण हत्या होती है। तो देखते हैं दोस्तों हम कर्ण भ्रूण हत्या के कारण कौन कौन सी इन चीज़ों को देखने को मिलता है। तो पहला है दोस्तों दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के आपने देखा होगा जो कन्या भ्रूण हत्या का मतलब यही है कि जो कन्या है उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसका जो शोषण किस प्रकार हो रहा है, वो एक हत्या का रूप भी ले लेता है, तो वो कन्या भ्रूण हत्या हो गया। तो जो उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है। तो पहला जो रीजन बनता है वो दहेज प्रथा के कारण, आपने सुना होगा डोरी सिस्टम,
इसका जो ओरिजिन है अभी तक नहीं पता चला कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, और अभी तक वर्तमान में ये विद्यमान भी है। ठीक है, तो पहला दहेज जो प्रथा के कारण दोस्तों क्या ये जो कन्या भ्रूण हत्या के कारण होता है, अगर नहीं दोगे तो दहेज क्या उनकी लड़कियों को मार देता है। दूसरा दोस्तों महिलाओं का समाज में स्थान, मतलब इस समय वर्तमान में महिलाओं का समाज अभी तक तो बढ़ रहा है, अपनी जो काबिलियत अब तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी समाज में महिलाओं को मतलब अपने उस स्थान पर नहीं पहुंचने देती है जहाँ पर पुरुष हैं, यानी कंधा से कंधा मिलाने बिल्कुल नहीं देना जाता है महिलाओं को। तीसरा है बेटी के अधिकारों का अभाव। कई बार ऐसा भी होता है बेटी के अधिकार जो है ना अपने बेटे के अधिकार से कम होते हैं। जैसे घर से बाहर निकलना होगा तो पुरुष उसको बिना पूछे जाने दिया जाता है, लेकिन अगर बेटी बाहर निकल रही होगी तो उन्हें पूछने की परमिशन के तहत ही वहाँ पर जाने दिया, तो कई बार नहीं भी जाने दिया जाता है। ओके, अगला दोस्तों पारिवारिक दबाव, यानी जो परिवार में दबाव होता है। पुरुष शिशु की चाहत के कारण भी क्या कन्या भ्रूण हत्या होती है। अगर मान लीजिए कि जो महिला है उसकी मतलब क्या लड़की हो रही है और जो समाज मतलब घर वाले गिरा रहे लड़की को, तो पुरुष चाहत में उसका शोषण हो रहा है, एक तरीके से फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। और बेसिकली आपको बताऊं साइंस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो बेसिकली जो पुरुष पर ही डिपेंड होता है जो लड़का होगा लड़की हो, क्योंकि जो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, लेकिन लड़की के X होते हैं। अगर जो लड़के के Y जो गुणसूत्र हैं, लड़की के जो हम कह सकते हैं स्पर्म्स होते हैं ओवरीज, उसमें अगर कन्वर्ट हो जाए तो वो डिपेंड होता है कि पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं। तो लेकिन फिर भी दोष किसे ठहराया जाता है, महिला को। तो दोस्तों हम इन चीज़ों को जान के ही समाज को चेंज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगला जो कारण बनता है विकृत चिकित्सा प्रणाली, जो मैंने आपको बताया साइंस के माध्यम से गोली के तहत भी इनका फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स, यानी जो कन्या भ्रूण हत्या के प्रभाव भी क्या होते हैं इनसे, यानी जो इन चीज़ों का अगर हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन तो इससे जो समाज में क्या प्रभाव हो रहा है। तो पहला तो दोस्तों अनबैलेंस सेक्स रेशो, मैंने आपको बताया सेक्स रेशो यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही वो कहते हैं सेक्स रेशो। तो ऐसे में यानी अनबैलेंस हो रहा है, क्योंकि हम पता है 914 वर्तमान में महिलाएं और 1000 पुरुष, तो मतलब काफ़ी लोग संख्या में दोस्तों जो वर्तमान में जो पुरुष हैं उनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि उनको स्त्री नहीं मिल पा रही। स्त्री की चाहत तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन स्त्री को मतलब जो बेटी है उसको पालना कोई नहीं चाहता। दूसरा दोस्तों जो कन्या भ्रूण हत्या का प्रभाव है दोस्तों वो है महिला की तस्करी, यानी जो ट्रैफिकिंग इन द वुमेन काफ़ी देखा जाता है। मैंने भी रिपोर्ट में भी देखा था दोस्तों, चाइना में भी मतलब काफ़ी जो कन्याओं का मतलब क्या तस्करी भी की जाती है ना, ये भी देखा मैंने। बलात्कार तीसरा है दोस्तों बलात्कार और महिला अपराध में वृद्धि, यानी जो बलात्कार भी काफ़ी छोटी संख्या में हो रहे, छोटी बच्ची हो बड़ी में, लेकिन ऐसे प्रोविज़न तो हैं लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। महिला संख्या में गिरावट, जैसे मैंने आपको बताई सेक्स रेशो में भी होगी तो महिला जनसंख्या में भी गिरावट होगी। तो ये मतलब काफ़ी इनके कन्या भ्रूण हत्या के प्रभाव थे, तो आप इजीली लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेजर टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड, यानी जो कन्या जो भ्रूण हत्या है उनको रोकने के उपाय। तो पहला है दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या के दुष्प्रभाव के विषय में व्यापक अभियान चलाना, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाना एवं न्यायिक कार्रवाई करना, जो चिकित्सक अवैध लिंग जांच और गर्भपात में शामिल हो उनका लाइसेंस रद्द करना, माता पिता और पति की संपत्ति में महिलाओं का सम्मान अधिकार सुनिश्चित करना। दोस्तों मैं वाला पॉइंट क्लियर कर दूं, जो चौथा पॉइंट है काफ़ी एक अभी वर्तमान में ट्रेंड में रहा है, जो माता पिता और संपत्ति की महिलाओं का सम्मान अधिकार सुनिश्चित करना। अभी दोस्तों मैं पढ़ रहा था कि जो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो पति है यानी जो उसके लड़की का पति है उसका जो पापा है यानी उनकी जो संपत्ति है वो बेटे को भी मिलने के साथ साथ क्या उसकी जो बहू है उसको भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार होते हैं यानी जो लोग होते हैं वहाँ पर रोज़गार ना होने के कारण वो दिल्ली तमाम देशों में आ जाते हैं अपना रोज़गार करने के लिए। तो ऐसे में वो अपने देश में नहीं जाते और तमाम देश यहाँ रहने लग जाते हैं, तो ऐसे में दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ऐसे में जो उसकी पहली जो बीवी है वो मतलब काफ़ी मतलब क्या मतलब वो तो बिल्कुल सिंगल रह गई। ऐसे में उसका दुष्प्रभाव हो गया, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी। तो उसी के तहत ये लाया गया कि अगर मतलब जो पिता की संपत्ति हो बेटे के साथ बेटी को भी दी जाएगी, तो ऐसे में जो पति है वो दूसरी शादी नहीं करेगा और टाइम पर घर आ जाएगा। तो काफ़ी एक अच्छी सोच देखी गई थी उत्तराखंड सरकार में, तो मैं आपको भी अवगत कराऊँ तो आप लिख सकते हो, है ना। अगला है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए उठ प्रोत्साहित एवं रोजगार की दोस्तों व्यवस्था भी करने के कारण को रोका जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ड्रॉवरी सिस्टम। ये तो आपको पता होगा कि शादी के समय जो लड़की वाले के द्वारा दोस्तों जो पूर्व लड़के वाले को क्या सामान दिया जाता है, एक सोना या कुछ भी तमाम, उसको ही कहते हैं दहेज प्रथा। लेकिन हम देख लेते हैं एक बार फिर भी, दहेज का मतलब उस संपत्ति से है जो विवाह के समय वधू के परिवार की ओर से वर्ग को दी जाती है। कौन से वर्ग को दी जाती है? पुरुष वर्ग को दी जाती है। उसे क्या कहते हैं? दहेज प्रथा। दोस्तों इस पर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है नीचे, तो लिख सकते हो। दहेज को उर्दू में दोस्तों क्या दहेज कहते हैं, यानी अहेज, ध की जगह दोस्तों ए लगा लेना, अहेज कहते हैं। यूरोप एशिया
यूरोप, एशिया और दुनिया के अन्य भागों में दहेज का लंबा इतिहास रहा है। भारत में दहेज को उड़ाया वह दक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में दहेज को ना उंडाया, अंडाया और दक्षिणी के नाम से जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नगरीय वस्तु के रूप में यह वर्ग परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। संभवतः इस प्रथा को रोकने के लिए दोस्तों ये प्रावधान भी किए जाते हैं। तो काफ़ी मतलब इन चीज़ों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि डोवरी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन द क्लास ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी जो ब्राइड की यानी जो दुल्हन के परिवार के द्वारा दी जाती है किसको, जो ग्रूम होता है ना उसको। तो काफ़ी एक लंबा मतलब इन चीज़ों को आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, थोड़ी कुछ मिस जो टाइपिंग हो गई है क्योंकि इस पर, तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया, तो आप थोड़ा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना उन चीज़ों को। बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट आर द मेजर टू स्टॉप द डोरी सिस्टम, यानी जो दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। दोस्तों अपोजिट कर दो इनको। कैसे? तो अपनी बेटियों को शिक्षित करें, उनका अच्छा कैरियर बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि वो दहेज के अगर मांग रहा होगा तो दोस्तों वो जो लड़का है उससे शादी नहीं करेगी तो वो काफ़ी मतलब डेवलप हो जाएगी उन चीज़ों को लेके। उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं। अपनी बेटियों के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार करें। दहेज लेने या लेने की प्रथा को प्रोत्साहित ना दें। दहेज लेने में देने वालों को इसके दुष्परिणामों से भी अवगत कराएं कि अगर आप दहेज लोगे, जो ग्रूम वाले वो होती है फैमिली को दहेज लोगे, तो आप इस एक्ट के तहत काफ़ी लो बना रखे हैं, तो इस एक्ट के तहत दोस्त क्या आपको सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे में वो डर जाएगा, दूसरा विपक्ष होगा तो इन चीज़ों को वो नहीं अपनाएगा। आगे बात कर लेते हैं इफेक्टेड ऑफ डोवरी प्रैक्टिसेस, यानी दहेज प्रथा के जो कुप्रभाव है कैसे, तो इसके प्रभाव भी होते हैं कैसे। अगर दहेज नहीं दोगा कोई समाज, एक परिवार, लड़की का परिवार, तो ऐसे में दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम शादी तो कर लो, मैं आपको दहेज बाद में दूंगा। तो ऐसे में वो परिवार वाले इन चीज़ों का प्रभाव भी देखते हैं। बाद में क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, पेट्रोल छिड़क दिया जाता है। आजकल हम न्यूज़पेपर में तमाम ये चीज़ें देखते हैं। घरेलू हिंसा होती है, टॉर्चर किया जाता है, दहेज में मुकदमा हो जाते हैं, महिलाओं की तस्करी करनी जाती है ऐसे में, और दहेज हत्या भी हो जाती है। तो ये काफ़ी इसके दुष्प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द चाइल्ड अब्यूज़, यानी जो बाल शोषण। ये भी काफ़ी मतलब जो तमाम टॉपिक है ना सोशल सर्विस से हमारे लिंक है, तो ईजिली मैं दोस्तों आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बात कर लेते हैं दोस्तों, बाल शोषण किसे कहते हैं। तो जब बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित, यानी उनको क्या एक गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसे बाल शोषण कहते हैं। इसके तहत नाबालिग अर्थ, यानी इसके तहत यानी जो नाबालिग का मतलब होता है 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। जो जब भी बच्चे डर जाए, उन्हें चोट पहुंच जाए, तो इस तरह की जो घटना बाल शोषण के दायरे में आती है। यानी अगर हम 18 साल की उम्र से कम बच्चों को दोस्तों क्या एक फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, तो ऐसे में एक बाल शोषण है। यानी उसके तहत दोस्तों हमें क्या, जो बंदा काम करवा रहा है उनसे उनको एक्ट लॉ के तहत दोस्तों उनको सज़ा हो सकती है। तो बाल मजदूरी यही है कि 18 वर्ष से कम उम्र में मतलब उनको काम पे लगवाना, तो एक मतलब फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, मतलब जो चाइल्ड लेबर की प्रकार होते हैं कैसे, एक मतलब जो शोषण होते हैं, बाल शोषण के प्रकार। तो उन्हें कैसे कैसे शोषण किया जाता है, फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है। मतलब उनको मारते हैं कि तू काम नहीं करेगा या भीख नहीं मांगेगा तो मतलब तेरे को पैसे नहीं मिलेगा, मार दिया जाता है। काफ़ी एक इमोशनल भी शोषण किया जाता है कि अगर तू नहीं करेगा तो तेरा समाज कैसे बढ़ेगा, मतलब काफ़ी इमोशनल कर देते हैं ताकि उन चीज़ों में भावना आता है। जैसे आपने देखे होंगे ना, आतंकवादी को काफ़ी इमोशनल कर दिया जाता है उनके कुरान के तहत कि अगर आप ये नहीं मतलब आप बंदूक नहीं उठाओगे तो आपको जो खुदा है मतलब जन्नत प्राप्त नहीं देगा, है ना, ये चीज़ है। दूसरा दोस्तों यौन शोषण भी किया जाता है कई बार बाल शोषण में। कुछ वहाँ लड़कियाँ भी होती है, लड़के भी होते हैं। बच्चे की अपेक्षा का मतलब जो चाइल्ड नेगलेक्ट करते हैं, मतलब काफ़ी लोग खाना नहीं देते हैं, और ये तहम दोस्तों उन चीज़ों को देखते हैं। भोजन जो फूड डेप्रिवेशन है उसके कहर भी कारण मतलब क्या वहाँ पर शोषण होता है, बाल शोषण। तो काफ़ी इन चीज़ों को आप लिख सकते हो अपने इसमें, यही चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, यानी RI और RTI है ना, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, यानी जो सूचना का अधिकार। अगर मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कि जो एक दवाई का रेट क्या है, और ऐसे में आप मेडिकल से पूछते हो, तो आपका ये राइट है कि आप उसको मतलब जो मेडिकल वाला आपको बताए कि इसका कितना प्राइस है, क्योंकि हमें आर्टिकल के तहत यानी जो एक्ट आया था सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अधिनियम जो 2005 में, तो इसके तहत हम किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, हमारा राइट है।
तो अगर इन चीज़ों का आपको पता होगा तो आप अच्छे से अपना जो सोसाइटी को संभाल सकते हैं और काफ़ी मतलब इन चीज़ों से अवगत करा सकते हैं। तो ऐसे में शोषण होने की कम संभावना है, चाहे पुरुष हो चाहे फीमेल हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें पता है, डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेटिक का मतलब दोस्तों क्या होता है कि वर्तमान में जो भी सरकार होगी वो रूल बाय मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी के साथ ही सरकार बनती है और मेजोरिटी के साथ ही देश का शासन करती है, तो उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं। रिपब्लिक यानी जो गणतंत्र है उसे क्या कहते हैं दोस्तों कि जो भी राजा है उसका किसी भी देश में, यानी किसी भी देश का जो राजा है उसका चुनाव जो होगा, चुनाव होता है, उसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन अगर किसी देश का चुनाव नहीं, यानी राजा के पद का चुनाव नहीं होता है तो वो रिपब्लिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मतलब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का अंतर ये है। तो ये लिख देना कि सूचना का अधिकार क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक ही देश का असली स्वामी होता है, इसलिए स्वामी होने के नाते उसे यह जानने का पूरा हक है कि सरकार उसकी सेवाओं के लिए बनाई गई है, वह क्या, कहाँ और कैसे कर रही है। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक सरकार की व्यवस्था चलाने के लिए टैक्स देता है, इसलिए भी नागरिक को यह जानने का हक है कि उनका पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। जनता के यह सब जानने का अधिकार सूचना का अधिकार है। वर्ष 2005 में भारत की संसद में एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार यानी 2005 का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि किसी भी प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेगा और किस प्रकार सरकार जवाब देगी। आज सूचना का अधिकार कानूनी विश्व में 80 से ज़्यादा देशों की शोभा बढ़ा रहा है। जिन देशों ने सूचना के अधिकार को महत्व दी उसमें स्वीडन का प्रथम स्थान है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो स्वीडन सूचना के अधिकार कानून की जन्मस्थली है ना। तो मतलब किसी चीज़ का बारे में जांच पड़ताल करनी है कि कोई टैक्स हम तो देते हैं, हमें पता है कि ये जो सड़क बन रही है इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ है, आपका राइट है पूछने का। तो क्योंकि जो राइट है क्योंकि हमें पैसे देते हैं, तो ऐसे में स्वीडन में सबसे पहले जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन अपनाया गया, इसलिए स्वीडन को सूचना के अधिकार की जन्मस्थली कहते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, काफ़ी मतलब पैराग्राफ में पूछ लिया जाता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। बात कर लेते हैं दोस्तों द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में जो आया था, इसके तहत क्या था। तो इसमें इनके प्रावधान देखेंगे और इसका थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे कि आखिर जो है क्या है। राइट टू जो एजुकेशन एक्ट है, वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में पहचाने जाने लगे। आपको पता है कि मौलिक अधिकार 6 हमारे समय है ना, स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति, सूचना, ये सांस्कृतिक अधिकार है ना। संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन वो हटा दिया गया और जो 100 जो आर्टिकल उसमें तीसरे भाग में इसको वहाँ पर मतलब सेटलमेंट यानी कर दिया गया है ना। तो वर्ष 2002 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में पहचाने जाने लगा। ये अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रदान करता है। यह अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूल का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समिति द्वारा भी किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो एक्ट आया था एजुकेशन एक्ट 2010, इसमें ये कहा गया था कि जो निजी स्कूल है यानी जो प्राइवेट स्कूल में न्यूनतम यानी मिनिमम 25% बच्चों को बिना किसी स्कूल के प्रवेश देंगे, यानी बिना किसी फीस कि इसमें क्या प्रवेश देंगे। तो इस एक्ट के तहत कहा गया है। अगर निजी प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करते तो ऐसे में इस एक्ट के तहत उन पर मुकदमा भी किया जा सकता है। यानी इन चीज़ों से दोस्तों हमें यही, इसलिए हम दोस्तों सोशल सर्विस में यानी सोशल अवेयरनेस में इन चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि अपने हम राइट को जानें। यही है दोस्तों, हम सोशल सर्विस में यही पढ़ते हैं कि हम अपने जो राइट को जानें। सोशल अवेयरनेस यानी जो सामाजिक जागरूकता को कैसे हम अपने आप को जागरूक करें और दूसरों को भी समाज के बारे में जागरूक करें। तो इन चीज़ों से ही दोस्तों क्या हम सोशल सर्विस का जो हमारा एनसीसी में पार्ट, एक एनसीसी भी क्या एक मतलब सोशल सर्विस के रूप में ही यूज़ होती है, क्योंकि इनसे कैंपेनिंग तमाम जो एक्टिविटी कराई जाती है जैसे जो सोशल का जो एक सोशल वेलफेयर अच्छे से हो सके, है ना। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेजर प्रोविडेंस ऑफ द राइट टू ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रावधानों में क्या मतलब जो शिक्षा एक्ट आया था उसमें क्या क्या प्रावधान करे गए थे और किन किन बातों का हमें देखने को मिलता है। तो पहला तो दोस्तों वही जब मैंने आपको बताया कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा, प्रत्येक इलाके में एक विद्यालय का होना है। गवर्नमेंट 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे किसी नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान बताया गया इसमें। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। यानी जब ये बनाया गया था जो उसमें प्रावधान थे जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों में, लेकिन अब 31 दिसंबर 2019 के बाद दोस्तों क्या जम्मू कश्मीर में लागू है, क्योंकि वहाँ पर जो पहले
विधान परिषद थी तो विधानसभा आ गई, यानी जो पहले 6 साल का था तो अब दोस्तों 5 साल का वहाँ पर शासन हो गया है ना। तो इसको भी ध्यान रखना। इसमें जो छात्र अपने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करता था उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निजी स्कूलों को RTI प्रावधान का उल्लेख करने का दंड प्रदान किया जाएगा, यानी जो निजी स्कूल है अगर RTI का दोस्तों जो प्रावधान है उनका मतलब उल्लंघन करते हैं तो ऐसे में उन्हें दंड भी दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2012, यानी जो बाल यौन अपराध आया था 2012 में, उसके तहत मतलब इन चीज़ों को देखते हैं क्या क्या था इसमें। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, हमें पता है, मैंने यहाँ कटिंग लगा रखी है दोस्तों, है ना। तो दूसरा आबादी वाला देश है, पहला कौन सा, चाइना, और इसकी कुल आबादी 45% की आयु 18 वर्ष से कम है, यानी जो भारत में टोटल आबादी है 133 करोड़, तो इसमें दोस्तों जो 45% आबादी है ना उसमें 18 से कम वर्ष की है। देश के बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति विकास के लिए अनिवार्य है, फिर भी हमारे देश में बाल यौन अपराध फैलता जा रहा है। इस बुराइयों को नियंत्रण में करने के लिए 10 मई 2012 को राज्यसभा में, पता है कि हमारी जो संसद यानी जो स्टेट है उसमें 3 पार्ट है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 203 पार्ट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। तो राज्यसभा में बिल पारित हुआ तथा 19 जून को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति प्रदान की। 14 नवंबर 2012 को यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में, यानी इसका एग्जिस्टेंस आ गया, जिसका नाम बदलकर यौन अपराध अधिनियम 2012 कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों इसमें जो मतलब काफ़ी मतलब इन चीज़ों को अपराध मतलब जो प्रावधान थे इसमें क्या क्या रखा गया था कि अगर जो बाल शोषण यौन शोषण करता है तो उनको मतलब किस मुकदमे के तहत दंड दिया जाएगा और क्या क्या दिया जाएगा, है ना। तो पहला इसमें दोस्तों एक धारा 3 यानी जो अंतर्वेदी यौन शोषण के तहत कम से कम 7 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास का आर्थिक दंड की सज़ा दी जाएगी। गंभीर अगर अंतर्वेदी यौन शोषण होता है तो धारा 5 कम से कम 10 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास तथा आर्थिक दंड की सहायता देगी, मतलब दंड देगी। अगला है दोस्तों यौन शोषण होता है तो धारा 7 कम से कम 3 वह अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा तथा जुर्माना मतलब इनको सुनाया जाएगा। अगला है दोस्तों गंभीर यौन शोषण, धारा 9 के तहत कम से कम 5 वह अधिकतम 7 वर्ष का जुर्माना वह दोस्तों सज़ा सुनाई जाएगी। आगे बात करें तो बच्चे का मतलब है ना, बच्चे का यौन उत्पीड़न होता है तो धारा के तहत 3 वर्ष की सज़ा व जुर्माना सुनाया जाएगा। अगला है दोस्तों अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का प्रयोजन, है ना, तो धारा 13 के तहत कम से कम 5 वर्ष व अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये था दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो बाल यौन शोषण है उसके 2012 के तहत इन चीज़ों को मतलब प्रावधान में रखा गया है कि अगर लोग इन चीज़ों का करते हैं तो ऐसे में इनको मतलब इस तहत के द्वारा सज़ा सुनाई जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों NGO से दोस्तों आपको बता दूँ तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द टाइप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ NGO या 4 टाइप्स ऑफ NGO या राइट द टाइप्स ऑफ NGO, ये पूछा जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, पहले तो आप NGO मतलब समझ लीजिए होता क्या है। NGO का मतलब होता है दोस्तों नॉन गवर्नमेंट यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, यानी सरकार की समीक्षा तो मतलब उनके तहत ही तो कार्य करते हैं लेकिन वो सरकार से थोड़ा अलग होते हैं। सरकार वो होती है जिनका जो प्रावधान पॉलिसी बनाते हैं तो एक रिटर्न में लिखी रहती है, लेकिन जो यानी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इनका नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा इनको मतलब उनके अलग तहत कर दिया, है ना। तो ताकि वो जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं, हमारा जो सरकारी संगठन होते हैं थोड़ा लेट इंप्लीमेंट करते हैं, वही होते हैं NGO। तो NGO एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन व संगठन या समूह है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के किसी राजनीतिक ढांचे के बाहर है सामाजिक कल्याण के कार्य करें, यानी जो NGO होता है इसका काम क्या होता है, सामाजिक कल्याण के कार्य करें। इनकी शुरुआत अमेरिका से हुई। यह एक ऐसा संगठन होते हैं जो सरकार यह किसी बड़ी संस्था से अनुदान प्राप्त करते हैं। अनुदान का मतलब जो इन्हें मतलब राशि यानी पेमेंट यानी मनी प्राप्त होती है, ताकि जब भी तो वेलफेयर करेंगे, इन्हें कहाँ से पैसा मिलेगा, तो इनको सरकार व बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है, उद्योगपति होते हैं, उनसे प्राप्त होता है ना। सामाजिक कार्य करते हैं। फिर ये कोई एक व्यक्ति NGO नहीं होता है बल्कि यह एक संस्था होती है। भारत में लगभग सभी जो NGO है सोसाइटी एक्ट के तहत अंदर आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। काफ़ी मतलब NGO आपने सुना भी होगा, कई NGO होती है जो वृद्ध आश्रम में चलाते हैं, यानी जो बूढ़े हो जाते हैं और कोई जो विधवा मतलब उनको घर से बाहर भगा जाता है, तो उनके तहत भी क्या NGO होते हैं जो मतलब इन चीज़ों को काम करते हैं, है ना। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों NGO के टाइप पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों NGO के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है तो NGO का टाइप का मतलब यही होता है कि कुछ अब ऐसा तो नहीं कि एक NGO ना जिसमें सारे काम होंगे, बड़ों को भी ध्यान दिया जाएगा, है ना, बच्चों को भी ध्यान दिया जाएगा, एक इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाएगा, तो ऐसे में अलग अलग इनकी संस्थाएं होती हैं।
तो पहला है दोस्तों INGO यानी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है दोस्तों बिंगो यानी बिजनेस ओरिएंटेड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है दोस्तों रिंगो रिलीजियस इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला है दोस्तों इंगो यानी एनवायरमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला है दोस्तों PA यानी पीपल ऑफ एनिमल। तो ये तमाम दोस्तों NGO के प्रकार हैं, ये जो मतलब काम करते हैं अपने मतलब सामाजिक कल्याण के लिए। और मैंने आपको बता दी जो पेमेंट प्राप्त होती है यानी अनुदान प्राप्त होता है, इन्हें बाय द गवर्नमेंट मिलता है, बाय उद्योगपति मिलता है, और बाय जो इंडस्ट्री में जो फिल्म मेकर होते हैं, राइटर या मतलब कह सकते हैं एक्टर, तो उनके तहत मतलब इनको भी क्या अनुदान मिलता है ताकि समाज में कल्याण कर सके अलग अलग जगह। तो दोस्तों यही सेशन मैंने आपको ईजिली में बता दिया, आप सारे तमाम क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो आपकी क्वायरी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है दोस्तों NCC का, तो जो भी जुड़ना चाहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिसमें तमाम हम वीडियो प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।